जय हिंद, जय भारत मित्रों। स्वागत है फिर से आपका एक बार कृष्णा जी स्मार्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम जीव विज्ञान की सीरीज में टिश्यू पढ़ेंगे। क्या टिश्यू पढ़ेंगे? सबसे पहले प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे और फिर एनिमल टिश्यू। तो मित्रों, जो ऊतक है, ठीक है ना, ऊतक दो प्रकार का होता है। कौन सा ऊतक जो है दो प्रकार का होता है। पहला है प्लांट टिश्यू और दूसरा क्या है, एनिमल टिश्यू। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऊतक होता क्या है। तो जैसे हम पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे सेल्स, तो हम क्या बताए थे कि एक से मतलब समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। यह हम बताए थे कि सेल्स जो होती है हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल्स के ही माध्यम से जितनी भी सारी क्रियाएं संचालित होती हैं और वही सेल्स मिलकर के क्या ऊतक का निर्माण करती हैं। और ये बताए थे कि ऊतक जब मिलकर के ऊतक अंग का निर्माण करते हैं। अंग जो होता है एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। इस प्रकार से संपूर्ण जीव बन जाता है। तो देखिए ऊतक जो होता है, ऊतक का कार्य क्या होता है कि शरीर में कहे या प्लांट में कुछ विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए ऊतक होता है। और जो है ऊतक जीव विज्ञान की जिस शाखा में ऊतक का अध्ययन कहा जाता है, ऊतक का अध्ययन करते हैं, उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मित्रों, अगर क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है, तो क्या बताएंगे? हिस्टोलॉजी या कहें इसको हिंदी में औतिकी। क्या कहेंगे? औतिकी। तो ऊतक क्या है? समान उत्पत्ति संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाएगा मित्रों? ऊतक। क्या? समान उत्पत्ति संरचना व कार्यों के समूह वाली सेल्स को ऊतक कहा जाता है। देखिए ये हो गई ऊतक की परिभाषा। अब मित्रों, अब हम देखेंगे कि ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बिचट महोदय ने किया था। बिचट महोदय ने क्या किया था? ऊतक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। लेकिन मतलब कि ऊतक का जिस शाखा के ऊतक का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उत्की के अंतर्गत, इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था मायर ने। मायर ने। ये हो गए ऊतक से संबंधित कुछ फैक्ट्स। अब मित्रों देखते हैं कि ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक प्लांट ऊतक होता है, एक होता है एनिमल ऊतक। तो प्लांट यानी जो होता है पौधों में जो ऊतक होता है, एक जीव में ऊतक होता है, या कहें कि मनुष्य में होता है। तो दोनों ऊतक जो होते हैं तो इनमें कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं भी हैं, और इनके कार्य जो हैं अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम पहला देखते हैं कौन सा? प्लांट टिश्यू। दूसरा क्या है? एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू होता है 4 प्रकार का होता है, और जो प्लांट टिश्यू होता है यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है मित्रों? 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? विभाज्योतक ऊतक। मित्रों, प्लांट टिश्यू में 2 प्रकार का ऊतक होता है। पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतक ऊतक उसे क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऊतक मतलब इस ऊतक में विभाजन की क्षमता रहेगी। एक ऐसा ऊतक है जो क्या करेगा? विभाजन करेगा। और परमानेंट टिश्यू है जो एक प्रकार से स्थायी ऊतक है। क्या है? स्थायी ऊतक है।
स्थायी ऊतक इसे हिंदी में कहेंगे, लेकिन यह विभाजन की क्षमता खो चुका होगा। प्लांट टिश्यू में दो प्रकार का ऊतक होता है। पहला ऊतक है मित्रों विभाज्योतक ऊतक, ऐसा ऊतक है जिसमें विभाजन की क्षमता रहती है, और दूसरा परमानेंट टिश्यू ऐसा ऊतक है जिसमें विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है, और ये स्थायी ऊतक कहलाता है। अब मित्रों देखेंगे कि इसमें भी विभाज्योतक ऊतक जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए, पहला कौन सा है, इसमें हिंदी में देखेंगे फिर इंग्लिश में भी देखेंगे। शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक, और तीसरा है अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी। अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी ऊतक। देखिए मित्रों, जो विभाज्योतक ऊतक है वो 3 प्रकार का होता है। जो पहला है शीर्षस्थ मतलब एपिकल टिश्यू, और जो पार्श्व हो गया कैवियम टिश्यू, और जो तीसरा हो गया मित्रों तो इनर कैलरी टिश्यू। क्या? इनर अंतर्विष्ट, इनर कैलरी टिश्यू। देखिए दोनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हिंदी में उनकी हिंदी बहुत जटिल होती है, इसलिए इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। देखिए मित्रों, तो विभाज्योतक ऊतक जो है 3 प्रकार का होता है। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। परमानेंट टिश्यू जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या हो गया? सिंपल टिश्यू, दूसरा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मित्रों अभी हम एक प्रकार से टिश्यू का फॉर्मेट पूरा बता देंगे, तो फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा। उस फॉर्मेट के बाद फिर हम उसके अंदर की चीजें बताएंगे। जैसे प्लांट टिश्यू में फिर हम बताएंगे विभाज्योतक ऊतक को, इसको डिफाइन करने के बाद 3 को डिफाइन करेंगे। फिर परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू और फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में 3 प्रकार के ऊतक आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? इसे हम याद रखेंगे कि सिंपल लोग हमेशा पीसीएस की तैयारी करते हैं। कहेगी ये ट्रिक है एक प्रकार की। सिंपल लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पी से पैरेन्काइमा, हिंदी या इंग्लिश दोनों एक ही है। पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेन्काइमा, सी से यस से पहला है क्या है? पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेन्काइमा, तीसरा स्केलेन्काइमा। पीसीएस तो कॉलेन्काइमा जो सिंपल टिश्यू 3 प्रकार का होता है। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेन्काइमा, तीसरा है स्केलेन्काइमा। पूछ लेता है कई बार, जैसे मान लीजिए कि पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है पौधों में, ठीक है, वृद्धि करता है, क्या करता है, जो भी जैसा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी 2 प्रकार का होता है मित्रों, एक जाइलम होता है, दूसरा है फ्लोएम। देखिए तो ये टिश्यू का एक, इस प्लांट टिश्यू का ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। पहला, इस प्लांट टिश्यू मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। फिर विभाज्योतक ऊतक ऐसा समझिए कि 3 भागों में इसको बांटते हैं। विभाज्योतक को एपिकल हो गया, कैवियम हो गया और इनर कैलरी टिश्यू हो गया, मतलब शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी। इसी प्रकार से परमानेंट 2 प्रकार का, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। देखिए परमानेंट जो होता है सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल जो टिश्यू हो गया वो भी सिंपल लोग कहीं की तैयारी करेंगे, पीसीएस की करेंगे। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, एस से स्केलेन्काइमा, ठीक है। पी से पैरेन्काइमा, सी से कॉलेन्काइमा, एस से स्केलेन्काइमा। सिंपल में याद कर ले। और जो जटिल, इसे मृदतक ऊतक कहा जाता है। क्या? मृदतक ऊतक या सिंपल साधारण ऊतक, इसे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऊतक कहलाता है प्रकार से। ये क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ये सरल है याद करने में, कॉम्प्लेक्स, जाइलम और फ्लोएम। अब हम मित्रों सभी को अलग अलग देखेंगे पार्ट बाय पार्ट। एक प्रकार से एक चीज और है, प्लांट टिश्यू में देख लिए 2 प्रकार का हो गया। फिर ये विभाज्योतक 3 प्रकार का हो गया, परमानेंट 2 प्रकार का हो गया, इसमें भी ये 3 हो गया, कॉम्प्लेक्स 2 हो गया। अब एनिमल टिश्यू जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक बार इनको भी देख लेते हैं, लेकिन इनको हम जीव विज्ञान की ऊतक के पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम, एनिमल वाले।
लेकिन ऊपर एक प्रकार से स्ट्रक्चर के रूप में हम देख लेते हैं कि एनिमल टिश्यू जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है सीधे सीधे। पहला जो होगा इथिकल इपिथेलियल, सॉरी, पहला जो टिश्यू हो गया क्या होगा, इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यू अर्थात उपकला ऊतक। मित्रों पहला होगा इपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, दूसरा क्या होगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। बताएंगे हम इसमें भी कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हम कहते हैं ब्लड एक हमारा क्या है, संयोजी ऊतक है, कहा जाता है ना कि ब्लड या जो हमारा रक्त है क्या है, संयोजी ऊतक है। तो इसमें पूरा रक्त से संबंधित चीजें आएगी तो हम बताएंगे उपकला ऊतक क्या है। जैसे हमारे शरीर का जो सबसे ऊपरी परत जो होता है उपकला ऊतक या टिश्यू को रहता है। जो ब्लड वाला हो गया कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और थर्ड वाला जो हो गया आपका तो क्या हो गया, नर्वस टिश्यू एक होता है, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। जो एनिमल में होते हैं 4 ऊतक होते हैं। तो पहला एपिथेलियल होगा, दूसरा कनेक्टिव हो गया, तीसरा होगा नर्वस सिस्टम या कहें कि नर्वस टिश्यू हो गया, चौथा हो गया क्या, चौथा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू या इसे कहेंगे पेशी ऊतक। देखिए ऊतक जो होते हैं समान प्रकार की कोशिकाओं के आकार प्रकार की मतलब समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। उनका कार्य भी एक होता है। जैसे पेशी ऊतक है तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जो ऊतक पाए जाते हैं उससे संबंधित जो चीजें होंगी तो मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तंत्रिका जो हमारे मस्तिष्क में जो होती है तंत्रिका जो सेल्स होती है, और उस सेल्स के समूह को क्या कहेंगे, तंत्रिका ऊतक कहेंगे। तो उससे संबंधित जितने भी कार्य होंगे तो हम तंत्रिका ऊतक में पढ़ेंगे। संयोजी यानी ब्लड से संबंधित जितने भी कार्य होंगे हम संयोजी ऊतक में पढ़ेंगे। और एक एपिथेलियल हो गया हमारी स्किन से संबंधित उपकला ऊतक में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ऊतक 2 प्रकार का होता है, मेन प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। मित्रों अब ये हो गया हमारा फ्रेमवर्क, पूरा यह ढांचा हो गया। इसको हम लिख लेते हैं और लिखने के बाद हम इसको पार्ट बाय पार्ट या स्टेप बाय स्टेप हम इसको ध्यान करेंगे। तो जैसे पहला हो गया प्लांट टिश्यू, प्लांट में है विभाज्योतक ऊतक पढ़ेंगे। विभाज्योतक ऊतक मित्रों होता क्या है तो हम इसमें देखते हैं, बाकी हम मिटा देते हैं। हाँ देखिए मित्रों जो है विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये क्या होता है, इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ऐसा ऊतक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, ध्यान देने बात ये है कि पादपों का विकास शरीर में नहीं होता बल्कि कुछ विशेष स्थानों पर होता है। या कहें कि प्लांट के जो भाग होते हैं तो पूरे भाग में इनका विकास नहीं होता है, जैसे लंबाई में, पत्तियों में, जड़ों में, ठीक है ना। ऐसे क्षेत्र कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर इनका विकास होता है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इनका विभाज्योतक ऊतक का विकास होता है। और ये क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक पत्ती गिर गई, ठीक है ना। अब पत्ती नहीं आएगी तो जो वो पत्ती वाले सेल से ऊतक है वो आएंगे तभी ना बनेगी। मान लीजिए तना है, नई तना या शाखाएं निकलना है। जैसे मान लीजिए किसी पेड़ की शाखा को हम काट दिए तो वो नई शाखा उसमें आ जाती है कुछ दिनों बाद। यही है ना कि उसमें विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की उपस्थिति मौजूद है, इसी कारण से उसका फिर से विकास हो रहा है। या कहें कि विभाजन की क्षमता मौजूद है, तो यही कारण है वो फिर से उसका विकास हो जाता है। विभाज्योतक ऊतक की ही विशेषता है। और देखिए इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत अधिक रहती है। कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक रहती है और इसमें क्या होता है, इनकी कोशिका बहुत भित्ति पतली होती है। जैसे मान लीजिए हम एक पेन ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्लांट हो गया एक प्रकार से।
और इसमें देखिए, इसमें क्या है, स्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है, उसका द्रव अधिक होता है, ठीक है, और विभाजन के समय केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रसधानी इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें विभाज्योतक ऊतक में रसधानी अनुपस्थित होती है। तो मित्रों हम देखेंगे कि विभाज्योतक ऊतक तो ठीक है, विभाजन की क्षमता रहता है, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। उन तीनों प्रकारों से क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए पहला कौन सा है, अब देखिए इसी मैप में देख लेते हैं, इस चित्र के माध्यम से। जैसे ये प्लांट हो गया एक प्रकार से, और इस प्लांट में यही विभाज्योतक ऊतक 3 पाए जाएंगे। ये सबसे ऊपर जो होता है, जो पौधों के ऊपर पाया जाता है, वो शीर्षस्थ कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, शीर्षस्थ ऊतक, शीर्षस्थ ऊतक कहेंगे, या इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, एपेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए ये पौधों के सिरों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, लंबाई को बढ़ाना। शीर्षस्थ ऊतक, देखिए शीर्षस्थ ऊतक का मित्रों काम क्या होता है, इसका कार्य होता है कि यह मतलब पौधे के प्रारोह या जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है, पौधे के प्रारोह या जड़ या शीर्ष पर पाया जाता है, पौधे के प्रारोह जड़ या शीर्ष पर पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है मित्रों, इसका जो कार्य होता है कि पौधों को लंबाई बढ़ाने में योगदान देता है, पौधों की लंबाई बढ़ाने में योगदान देता है। देखिए बच्चों क्या है कि जो विभाज्योतक ऊतक में शीर्षस्थ ऊतक है, जो शीर्ष में क्या कहाँ पाया जाएगा, पौधे के प्रारोह जड़ या शीर्ष में पाया जाएगा, एपेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसका कार्य क्या होता है कि पौधे की लंबाई को बढ़ाने में यह ऊतक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको ध्यान रखना है, इसको शीर्षस्थ से शीर्ष में पाया जाएगा या प्रारोह जड़ में पाया जाएगा, और ये क्या करेगा, जब शीर्ष में लंबाई को बढ़ाएगा। ये पहला हो गया कौन सा, शीर्षस्थ ऊतक। दूसरा हम क्या देखेंगे, पार्श्व ऊतक। देखिए ये पौधा है पार्श्व, इसमें कहाँ पाया जाएगा पार्श्व, ये यहाँ पाया जाएगा पार्श्व ऊतक। तो अब देखिए यहाँ पौधा ज़्यादा मोटा है ना, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसका कार्य क्या होगा। यह पौधों के मुख्य भाग में पाया जाता है, या कहें कि जो पार्श्व ऊतक है ये तने और जड़ों के आधार पर पाया जाता है, और पौधों की तने व जड़ों के आधार पर पाया जाता है ये ऊतक। और क्या करता है, पौधों की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करता है, ये मोटाई बढ़ाने का कार्य करता है पौधों में। देखिए यहाँ पार्श्व ऊतक यहाँ पाया जाता है, और पौधे की सबसे मोटाई या चौड़ाई इसी रीजन पर सबसे ज़्यादा, इसीलिए पौधे की मोटाई या चौड़ाई बढ़ाने का कार्य कौन सा करता है, पार्श्व ऊतक। इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में हमने बताया था पार्श्व को कैम्बियम, क्या कैम्बियम टिश्यू। अब मित्रों तीसरा कौन सा है हमारा, तीसरा है अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी ऊतक या इनर कैलरी ऊतक होता है ना, इनर कैलरी टिश्यू। अब देखिए मित्रों ये क्या पाया जाता है, ये पौधों के तनों के रंध्रों में पाया जाता है। कहाँ, तनों के रंध्रों में पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। अब देखिए यह ऊतक जो अंतर्विष्ट ऊतक होता है, क्या करता है, ये पत्तियों के आधार तथा तनों की रंध्रों में पाया जाता है। और इसका जो कार्य क्या होता है मित्रों, ये पत्तियों की नई शाखाओं को, पत्तियों की जो नई शाखाएं हैं या पेड़ पौधे की नई शाखाओं को विकसित करने में क्या करता है, योगदान देता है, ठीक है ना। और नई पत्तियां शाखा उद्भव सक्रिय योगदान महत्वपूर्ण से देता है। कौन सा है, ये अंतर्विष्ट ऊतक। तो मित्रों विभाज्योतक ऊतक हो गया, विभाज्योतक ऊतक में हम 3 ऊतक देख लिए, शीर्षस्थ हो गया, पार्श्व हो गया, अंतर्विष्ट हो गया। शीर्षस्थ शीर्ष या जड़ों या प्रारोह में पाया जाएगा, इसका मुख्य योगदान लंबाई को बढ़ाना, ठीक है। पार्श्व ऊतक ठीक है, पौधों की मोटाई यहाँ नीचे वाले क्षेत्र में पाया जाता है और ये पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। और अंतर्विष्ट ऊतक जो होता है, तो जो तने होते हैं उनके रंध्रों में या पत्तियों के यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ पाया जाता है, और क्या करता है, पत्तियों को या नई शाखाओं को विकसित करने में योगदान देता है अंतर्विष्ट ऊतक। तो ये पहला हमारा प्लांट ऊतक का पहला भाग, प्लांट ऊतक का पहला भाग हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें देखेंगे दूसरा। मित्रों इसमें दूसरा कौन सा है, दूसरा है परमानेंट टिश्यू।
परमानेंट टिश्यू, इसे कहा जाता है स्थायी ऊतक। परमानेंट यानी स्थायी ऊतक। अब देखिए मित्रों, ये इस ऊतक की विशेषता क्या थी कि ये विभाजन की क्षमता से मौजूद होती थी, लेकिन यह ऊतक जो है विभाजन की क्षमता खो चुका है। विभाजन की क्षमता जो है हो चुका है। परमानेंट टिश्यू एक प्रकार से स्थायी ऊतक हो गया। अब हम इसमें देखेंगे मित्रों आगे कि इसमें क्या होता है, कोशिकाओं के निरंतर विभाजन से पौधे के आकार और आयतन तो बढ़ने लगता है, ठीक है। पौधों के यानी विभाज्योतक ऊतक के कोशिकाओं में, ठीक है, क्या करने लगता है कि निरंतर विभाजन से पौधों के आकार एवं आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है। परंतु पौधे में वृद्धि के अलावा अन्य सभी प्रकार के कार्य, मतलब वृद्धि के अलावा अन्य सभी प्रकार के कार्य, ये कार्य क्या होता है, पौधों में वृद्धि, मोटाई या लंबाई को बढ़ाने के अलावा जितने भी सभी कार्य संपन्न होते हैं परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। अन्य कार्य जैसे मान लीजिए भोजन बनाना है और जल को पूरे पौधों के भागों पर पहुंचाना है, या अन्य सारे पौधों को यांत्रिक सहारा देना है, नई पत्तियां चली गई, ठीक है ना, या पेड़ को एक प्रकार से लचीला बनाना है, तो ये सब कार्य किसके अंतर्गत आ जाएंगे, परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत। इसका कार्य क्या है, विभाजन करना, लंबाई बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना। स्थायी ऊतक का कार्य क्या है, अन्य सभी प्रकार के कार्य करना जो पौधों को जीवित रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कौन, परमानेंट टिश्यू। अब देखिए मित्रों, परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, सिंपल टिश्यू, सिंपल या सरल ऊतक। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हम एक एक करके देख लेते हैं। सिंपल टिश्यू में बताए थे कि सिंपल लोग क्या है कि पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखे लेते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, और मित्रों सिंपल टिश्यू के अंतर्गत पैरेनकाइमा आ जाएगा। पैरेनकाइमा ऊतक की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए मित्रों, ये क्या है, पैरेनकाइमा टिश्यू है। अब ये क्या है, पैरेनकाइमा सेल्स है। पैरेनकाइमा, और ये क्या है, अंतरकोशीय अवकाश है, ठीक है। अंतरकोशीय अवकाश मतलब कोशिकाओं के मध्य जो अवकाश पाया जाता है उसे अंतरकोशीय अवकाश कहा जाता है। अंतरकोशीय अवकाश। अब देखिए मित्रों की पैरेनकाइमा जो सेल्स है कुछ इस प्रकार से होती है। इनमें जो है स्पेस जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है ना। इस सेल्स के मध्य स्पेस ज्यादा होता है। एक प्रकार से पैरेनकाइमा जो सेल्स है कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिका से बना होता है। यह किससे बना होता है, कोशिका भित्ति वाली जीवित सेल से होता है। देखिए तीन सेल्स हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होती है मृत कोशिकाओं से बनी होती है, लेकिन कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा जीवित सेल से बनी होती है। जो कहीं से बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति जीवित सेल से बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है, पैरेनकाइमा पौधों को सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। पौधों को क्या करता है, सहायता, पौधों को सहायता प्रदान करता है। और दूसरा साथ साथ भोजन और जल संचय का कार्य करता है। पैरेनकाइमा क्या करता है, भोजन और प्लस जल संचय का कार्य करता है। मित्रों पैरेनकाइमा जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और ये जीवित सेल्स का बना होता है। पैरेनकाइमा जो होता है ये पैरेनकाइमा सेल्स होती है, इसके बीच जो अवकाश पाया जाता है अंतरकोशीय अवकाश पाया जाता है, और ये अंतरकोशीय अवकाश ज्यादा होता है, और ये पौधों को सहायता प्रदान करता है। साथ ही भोजन और जल संग्रह का भी कार्य करता है या संचय का कार्य करता है। और जैसे मान लीजिए कुछ हरित लाभों वाले पैरेनकाइमा होते हैं, कुछ हरित लाभों वाले पैरेनकाइमा होते हैं जो भोजन का निर्माण भी करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। कुछ ऐसे पैरेनकाइमा होते हैं, हरित लवक पैरेनकाइमा होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अब मित्रों ठीक है, ये क्या हो गया, पैरेनकाइमा हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। अब मित्रों हम अगला देखेंगे कोलेनकाइमा। कौन सा, सिंपल टिश्यू में। दूसरा क्या है,
कोलन काइमा, और तीसरा क्या है, स्केलन काइमा। देखिए पहला हमारा हो गया पैरन काइमा, पहला काइमा पीसीएस, ये ट्रिक भी है। अब कोलन काइमा देखते हैं मित्रों। कोलन काइमा जो होता है यह भी मतलब पैरन काइमा की तरह जीवित सेल्स का बना होता है। पैरन काइमा की तरह क्या होता है, जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है, जीवित सेल्स का बना ऊतक होता है। अब मित्रों कोलन काइमा अनियमित रूप से कोनों और परमोटी होती है। देखिए सबसे पहले हम इसका चित्र देखते हैं। हम विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, जिसको या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम उसको मैपिंग के जरिए या चित्र के जरिए समझते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन लगता है। मित्रों इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इधर ये जुड़ गया, इधर भी जुड़ सकता है। देखिए मित्रों इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए ये जो होता है क्या है, कोलन काइमा ऊतक है। अब इसमें क्या होती है, ये वैक्यूल्स हो गई या रिक्तिका हो गई, रिक्तिका हो गई, और ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। देखिए इसमें अंतरकोशीय अवकाश कम है, उससे अंतरकोशीय अवकाश कम है। पैरन काइमा में अंतरकोशीय अवकाश ज्यादा रहता था। और एक चीज और है, अंतरकोशीय अवकाश कम होने के साथ साथ यह मोटी कोशिका भित्ति है, कम अंतरकोश, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है मोटी होती है, ठीक है ना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है या कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है, इसकी मोटी होती है कोलन काइमा की। और एक चीज होता है, पौधों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। कोलन काइमा पौधों को मजबूती प्रदान करता है, क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। साथ साथ इसका कार्य क्या होता है, पौधों को यांत्रिक सहारा देना। देखिए जैसे मान लीजिए हमको मजबूती क्या प्रदान कर, मेरा शरीर है, हमको जो हड्डियां हैं, हमारी मांसपेशियां, हमको एक प्रकार से यांत्रिक सहारा और मजबूती प्रदान कर रही हैं। इसीलिए पौधों की एक व्यवस्थित संरचना बनाए रखने के लिए, या कि कहें कि पौधा ना टूटे, तो यांत्रिक सहारा भी देता है, ये संरचना प्रदान करता है, और क्या करता है, मजबूती भी प्रदान करता है। तो कोलन काइमा का कार्य क्या है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, और क्या करना, मजबूती प्रदान करना और यांत्रिक सहारा देना। अब देखिए ये ऊतक क्या होता है, पौधों को लचीला भी बनाता है। जैसे मान लीजिए हवा चली तो पेड़ क्या है, पेड़ की जो शाखाएं हैं, डालियां हैं, इधर घूमी इधर घूमी, अगर मान लीजिए वो लचीला ना बनाए, यह ऊतक अगर पौधों को, प्लांट को लचीला ना बनाए, तो ये जैसे ही मुड़े तो पट से टूट जाए। इसीलिए यह ऊतक जो है हमारे पौधों को एक प्रकार से यांत्रिक सहारा या लचीलापन बनाता है, जो पौधों को टूटने से बचाता है, ठीक है। ये क्या होता है, लचीला पौधों को लचीला बनाता है, यह होता है। अब मित्रों क्या, देखिए एक चीज और है, लचीला है, पत्तियों को भी फटने से बचाता है। हवा में क्या है, पत्तियां फट जाएंगी, नहीं तो अब पत्तियां फट जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा, भोजन नहीं बन पाएगा, और इस प्रकार से पौधों को नुकसान होगा। इसीलिए यह ऊतक जो कोलन का है बहुत महत्वपूर्ण है। अब मित्रों तीसरा देखते हैं क्या है, स्केलन काइमा। स्केलन काइमा की संरचना कुछ इस तरह होती है। ये हो गई मित्रों। अब देखिए इसमें एक चीज और, ये कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है, ये। अब देखिए ये क्या हो गया, एक प्रकार से स्केलन काइमा, उसका ये चित्र हो गया, स्केलन काइमा टिश्यू या ऊतक हो गया। इसमें आपको अंतर कोशिकीय अवकाश, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच अवकाश
एकदम से न्यून या ना के बराबर। स्केलर कायमा में अवकाश ना के बराबर है। और देखिए इसका भी कार्य क्या होता है, पौधों को कठोरता या मजबूती प्रदान करना। पौधों को कठोरता या मजबूती प्रदान करना स्केलर कायमा का ये प्रमुख कार्य होता है। एक चीज और, यह स्केलर कायमा इसमें मृत सेल्स होती हैं। क्या मृत सेल्स होती हैं? इन दोनों में जीवित सेल्स होती हैं, लेकिन स्केलर कायमा की कोशिकाएं मृत होती हैं। कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं। लंबी तथा पतली होती हैं। क्या कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं। मित्रों देखिए एक चीज और कि इसमें जो है नारियल के छिलके तथा जूट के रेशों में इसकी उपस्थिति के कारण अत्यंत सख्त हो जाता है। ऐसे मान लीजिए नारियल का छिलका और जूट का जो रेशा होता है उसमें स्केलर कायमा टिश्यू की अत्यधिक मौजूदगी होती है, इसीलिए वह अत्यधिक सख्त हो जाता है। तो इसका कार्य भी क्या है? इसका कार्य क्या है? पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करना। इसकी जो सेल्स होती हैं पतली और क्या होती हैं, लंबी होती हैं, मृत अवस्था में होती हैं। स्केलर कायमा ये कंप्लीट हुआ हमारा। तो ये सिंपल टिश्यू में पीसीएस कंप्लीट हुआ ना, बैलन कायमा, कॉलन कायमा, स्केलर कायमा। अब बचा क्या आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मित्रों हम देखेंगे दो ऊतक को, इसके दो भाग हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतक के दो भाग कौन कौन से? पहला है जाइलम, दूसरा क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम देखिए हम ऐसे समझेंगे कि जाइलम से क्या है? जल होता है ना। अब फ्लोएम से क्या होता है? ऐसे समझिए कि फल। फिर हम इसको बताते हैं कैसे याद करना है। कि जैसे हम फल को खाते हैं तो भोजन बनता है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो ये टिश्यू जो होता है भोजन बनाने का करता है, और ये क्या करता है? पौधों के शरीर में जल उपलब्ध कराता है। जो जाइलम टिश्यू हो गया इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे मित्रों। देखिए मित्रों जाइलम जो ऊतक होता है वो कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। जैसे मान लीजिए कि पौधे क्या होते हैं? पौधे पृथ्वी के नीचे से क्या करते हैं? जल को सोखते हैं। और जल को सोखते किस माध्यम से हैं? यही जाइलम एसेंस जो होती है, जाइलम टिश्यू जो होती है, ये जाइलम टिश्यू होती है, इसके माध्यम से क्या करते हैं? पौधे नीचे से जड़ के माध्यम से पानी खींचते हैं और ये जल और खनिज लवण को पौधों के प्रत्येक भाग पर पहुंचाते हैं। और यही फिर प्लांट से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है कई बार। तो ये जाइलम टिश्यू का कार्य क्या होता है मित्रों कि पौधों के जड़ों से जल और खनिज लवण को पौधों के प्रत्येक भाग पर पहुंचाना। और फ्लोएम क्या होता है मित्रों कि जो फ्लोएम जो होता है पौधों की पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है, ठीक है ना, उस भोजन के पौधे के प्रत्येक भाग पर पहुंचाना। पौधे के प्रत्येक भाग पर पहुंचाना। मित्रों देखिए जैसे फ्लोएम क्या हो गया कि फ्लोएम से हम फल को खाएंगे तो हमारा भोजन है एक प्रकार से है। तो जो फ्लोएम हो गया तो क्या करता है कि पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में परागण पाया जाता है या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियों पर भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियों पर भोजन बनता है। पत्तियों पर भोजन बनने के बाद पौधे के प्रत्येक भाग पर क्या जाता है? भोजन जाता है। मान लीजिए ये पौधा हो गया और इसमें ये पत्तियां लगी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हुई, भोजन बना और इसके माध्यम से शरीर में प्रत्येक जगह क्या भोजन पहुंचा। और ये क्या हो गया? फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है कि जल और खनिज लवण पौधे के प्रत्येक भाग पर पहुंचता है। तो ये हो गया हमारा मित्रों क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। इसको भी याद कर लिए तो हमारा मित्रों जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं
टिश्यू से, प्लांट टिश्यू से उतने कंप्लीट हो गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हम जीव विज्ञान या ऊतक के अगले सीरीज में देखेंगे। तो मित्रों एक बार दो बार इसको रिवाइज कर लेना है, एक बार दो बार वीडियो देख लेना है, तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको क्लियर करने के बाद आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के पढ़ सकते हैं, तो व्यवस्थित तरीके से वो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मित्रों हो गया, आज की क्लास समाप्त हुई।